हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 92। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जितना नीडेड है उतना डाटा आपको दिया जाएगा। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई डन बीटेक प्लस डिप्लोमा, सेलेक्ट इन दिस एग्जाम एंड मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्लूम शेप ड्यूरिंग द अनस्टेबल सुपर एडियाबेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन टर्म एट। देखिए, प्लूम्स के बहुत शेप्स होते हैं और जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ई एल आर, एक होता है ए एल आर। ए एल आर की फुल फॉर्म का है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, और ये होती है एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट को शो करता है, ये हमारा पॉल्यूटेंट को शो करता है। इसका मतलब होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट। ओके, एक होता है नेगेटिव लैप्स रेट, है ना, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग इन हाइट। ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज अनस्टेबल है, जो कि हम लोग चाहते हैं। ये चीज क्या है, स्टेबल है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना। ये चीज होगी तो पॉल्यूशन होगा, है ना, जो हम लोग नहीं चाहते। अच्छा, अब अनस्टेबल की कंडीशन का मतलब है कि ई एल आर ज्यादा होना चाहिए ए एल आर से, तो इसी को बोलते हैं आपका सुपर एडियाबेटिक एटमॉस्फेयर कंडीशन। ठीक है, अगर ई एल आर लेस देन है ए एल आर से, तो उसको बोलेंगे सब एडियाबेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओके, अब कौन सा इनमें से प्लूम शो करता है, तो वो लूपिंग प्लूम शो करता है। कौन सा शो करता है, लूपिंग प्लूम शो करता है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्राउंड वाटर टेबल सिग्निफाइज। तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या बताती है या फिर क्या होती है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्वाफ्यूज की, यानी कि रिफ्यूज कर देता है, यानी कि नाइदर स्टोरिंग नॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ तो वाटर टेबल की बात ही खत्म हुई। एक्वाटर क्या है, होल्ड वाटर बट स्लो ट्रांसफर। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्ले है। ओके, कन्फाइंड एक्वाफर क्या है, जिसको हम लोग पाताल तोड़ कुआं बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है कि दो आपकी कह सकते हैं जो परमेबल नहीं है, उनके बीच में परमेबल लेयर होती है, और उसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से पानी बाहर निकल आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पानी अपने आप बाहर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें तो क्या होता है, वो अनकन्फाइंड एक्वाफर होती है। अनकन्फाइंड एक्वाफर का मतलब क्या है कि नीचे जो आपकी आपकी एक्विफर है और ऊपर कोई भी हार्ड स्ट्रेटा नहीं है, अनकन्फाइंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको वाटर टेबल सीरीज शो होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक हार्ड स्ट्रेटा था जो पानी को बाहर नहीं आने दे रहा था। तो ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ दिखती है आपको, ऑप्शन नंबर डी, अनकन्फाइंड एक्विफर में। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग एयर कंटेनिंग फ्रेश कंक्रीट। देखिए, दो चीज होती है, या फिर आपको आंसर पता हो या फिर आंसर नहीं पता हो। यहाँ पर मुझको आंसर नहीं पता कौन सा यूज होता है, कि एयर कंटेनिंग फ्रेश कंक्रीट में मैंने नहीं पढ़ा, मान लीजिए। अब देखता हूँ ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड, तो ये सीमेंट में उसकी फाइननेस के लिए होता है, हाँ या ना। और ये मुझे पूरा पता है कि ये इसी के लिए यूज होता है, लेकिन इसका यूज इसमें नहीं होता है। अब पूछा है नहीं होता, और इन तीनों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक मारूंगा, आगे निकलूंगा। अब ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इसके बारे में मुझे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये तो इससे रिलेट नहीं करता है। इसका मतलब बाकी तीनों मेथड प्रेशर
ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक इसके लिए यूज होते हैं, है ना। तो ये एलिमिनेशन मेथड भी आपको अपनाना चाहिए। अच्छा, अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इफ क्लोरीन एडेड या अप्लाइड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट देन व्हाट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, बहुत क्लोरिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट के बाद जो क्लोरीन अप्लाई की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्यों करते हैं, क्या बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। चलो इतना तो ठीक है, समझ में आता है। अब एक्चुअली में दिखता कैसे, डायग्राम देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन रेजिडुअल बताया गया है और यहाँ क्लोरीन डोज बताई गई है, यानी कितनी डोज मैं दे रहा हूँ, कितनी बच रही है। तो होता क्या है, पहले टाइम में ये 0 से लेके 1 तक आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने क्लोरीन सप्लाई की है वो हैवी मेटल्स के रिडक्शन में स्पेंड हो गई है, खर्च हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीमे धीमे ए से बी तक क्या होता है, जो भी आप क्लोरीन अप्लाई कर रहे होते हो वो रेजिडुअल की फॉर्म में जाती है। लेकिन बी पॉइंट के बाद फिर से क्या होता है, फिर से डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है और सी पॉइंट पाया जाता है। और सी पॉइंट ऐसा होता है, उसके बाद जितनी भी आप क्लोरीन दोगे वो सारी रेजिडुअल कंडीशन में जाएगी, यानी कि जितनी आप अप्लाई करोगे उतनी ही चली जाएगी। 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बनता है, यानी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है, जितनी अप्लाई करोगे उतनी अवेलेबल होगी। सुपर क्लोरिनेशन उस कंडीशन में दिया जाता है जब पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, तो फ्यूचर में वो और ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो या फिर हो तो उसमें क्लोरिनेशन से डिसइंफेक्शन होता रहे, उस कंडीशन में सुपर क्लोरिनेशन किया जाता है। तो वही पहला पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन रेजिडुअल बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक एंड क्लोरामाइंस, क्लोरामाइन फॉर्म होते हैं। उसके बाद क्या फॉर्म हो गया, फिर डिस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, क्लोरामाइंस एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री क्लोरीन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, आपको बस इसका एक आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा नीड नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑन अर्थ और बीनीथ द सरफेस बाय मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन कॉल्ड। देखो पहली एक डेफिनेशन है, जब भी हम सर्वे पढ़ते हैं तो सर्वे की डेफिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वेइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं ना, सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरिंग इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। ज़्यादातर आज के टाइम पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नोट पूछे जाते हैं, कौन सा नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है इंस्टीट्यूट डेंसिटी मेजर करने के लिए। अब मुझे नहीं पता न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मीटर होता है या नहीं होता है, ठीक है। कैश ग्रांटे तो मैं कंफर्म हूँ कि लिक्विड लिमिट के लिए होता है, ठीक है। सैंड डिस्प्लेसमेंट होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज होता है। अगर नहीं पता फिर भी कितने मेथड आप पता कर लोगे, नहीं एक तो मुझे पता है कि ये कैश ग्रांटे लिक्विड लिमिट के लिए होता है, तो ये इसके लिए नहीं होगा तो नॉट पूछे तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा आज के टाइम पे सिलेक्शन लेना है तो, है ना। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, फिर से नोट आया, एन अजम्पशन ऑफ बर्नौली थ्योरम अप्लाइड टू फ्लूइड फ्लो, ठीक है। अब मैंने नोट वाले क्वेश्चन इससे ज़्यादा रखे हैं, जब भी मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चंस की एक तो वैरायटी और दूसरा क्वालिटी, ठीक। कम लेक्चर बने लेकिन इन दोनों पर फोकस रहता है हमेशा। अब जो भी क्वेश्चन देखो वो अच्छे होंगे। रीजन क्या है, आज के टाइम पे आप लोगों ने अगर एग्जाम एनालिसिस करा होगा तो वो टफ क्वेश्चन नहीं बना सकते, जहाँ पे नहीं बना सकते वहाँ पे नोट डाल के क्वेश्चन को टफ कर देते हैं। तो तभी मैंने वहाँ पे फोकस किया, बच्चे इसी को नोट को नहीं पढ़ते और आंसर लगा के आते हैं, तो वो गलती आप ना करें, यहाँ से प्रैक्टिस करें उस चीज़ की, है ना। तो बर्नौली में कौन सा ऑप्शन नहीं है, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, चल आइडियल की कंडीशन क्या, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। स्टडी होना चाहिए, ठीक है। रियल और आइडियल तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो रियल में क्या होता है, हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो आइडियल कंडीशन के लिए करते हैं, अजम्पशन पे करते हैं, लेकिन रियल में वो चीज़ें अप्लाइड नहीं हो पाती, उनमें कुछ ना कुछ करेक्शन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा अजम्पशन नहीं है, रियल फ्लूइड, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, प्रेशर वेट, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, ये कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये होते नहीं है, ये थ्योरेटिकली है लेकिन, हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ फिक्सचर एंड फास्टनिंग आर यूज इन द रेल जॉइंट्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द रेल। अच्छा, रेल मान लो 12 मीटर की है और मुझे आगे एक और रेल जोड़नी है, तो रेल जोड़ने के लिए मैं फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज़ करूँगा, एक कुछ बोल्ट होते हैं 4,
ठीक है। तो इस प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग? फिश प्लेट बोलते हैं, जो कंटिन्यूटी को बनाए रखती है रेल की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं? फिश प्लेट बोलते हैं। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा अगला देखो, द कलर ऑफ वाटर इज नीदर। अच्छा अगर मैं कलर की बात करूं, तो 1 mg ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट in the form of क्लोरोप्लेटिनम आयन हम यूज करते हैं। और डिवाइस कौन सा होता है? डिवाइस होता है इसमें टिंटोमीटर। ठीक है, तो आपका डिवाइस हुआ टिंटोमीटर, पहला पॉइंट ये है। अच्छा कलर के लिए अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो इसकी याद रखना पॉकेट। ठीक है, P4 आपका प्लेटिनम कोबाल्ट यूज होता है इसके। C4 कलर के लिए यूज होता है। T4 टिंटोमीटर एक डिवाइस है जो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। पीएच नहीं, रॉकवेल नहीं, वेवलेंथ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट है। अगला देखते हैं, द लोअर हाफ ऑफ द आर्म बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग हॉन्च। क्या बोलते हैं? हॉन्च बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट। अब ये पैरामीटर जो भी डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, वो आप लोग याद नहीं कर सकते। इसको इमेजिनेशन करना इंपॉर्टेंट है, देख के समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलसिले में मैंने डायग्राम यहाँ पे रखा है। देखो इसमें क्या होता है, जो आपकी आर्क होती है उसका इनर कर्व होता है, उसको इंट्राडोज बोलते हैं। ठीक है, इंट्राडोज यहाँ पे लिखा है, ये रहा इंट्राडोज लिखा है। ठीक है, और ये बाहर वाला कर्व है इसको एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। ठीक है, और जो पत्थर लगाए जाते हैं उनको वॉशियर्स बोलते हैं। अगला प्रोनाउंसिएशन है, कोई कुछ बोल सकता है, कुछ कुछ बोल सकता है। ठीक है, वॉशियर्स बोलते हैं। जो बीच में लगाया जाता है उसको हम लोग कीस्टोन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जहाँ से ये कर्व स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है उनको बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट। और इन स्प्रिंगिंग पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है उसको बोलते हैं क्या? स्प्रिंग लाइन, स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंगिंग पॉइंट के ऊपर, जस्ट ऊपर जो पहला वॉशियर्स लगता है उसको स्प्रिंगर बोलते हैं। ठीक, अब स्प्रिंगर के बाद आपका एक और लगता है, उसको हम लोग स्क्यू बैक बोलते हैं। इसमें जो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब होता है क्या है, आपका यहाँ से क्राउन के मिड से लेके यहाँ तक, इमेज में ढंग से नहीं बनाए, स्क्यू बैक तक का जो पोर्शन होता है उसको हॉन्च बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हॉन्च बोलते हैं। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन। अच्छा एक्सपांडेड रह गया। देखो ये क्या है, एक इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप का पोर्शन होता है जो आपका एक्स्ट्रोडोज के ऊपर बनता है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है, और थोड़ा टिपिकल इसलिए हो जाता है कि इसमें सारा डाटा याद करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड वो थिन बिटुमिनेंट सरफेस इन हिल रोड। ठीक है, अब देखो अगर मैं पेमेंट लिखूँ यहाँ पे, पेमेंट, और या कैम्बर की वैल्यू लिखूँ इन परसेंटेज, और उसमें एक हैवी रेनफॉल होती है हैवी रेन के लिए, एक होती है लाइट रेन के लिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपका सीमेंट, कंक्रीट या फिर हाई बिटुमिनस के लिए, हाई बिटुमिनस के लिए पहला ये आता है। दूसरा आता है थिन के लिए, थिन बिटुमिनस के लिए। तीसरा आता है WBM, वाटर बाउंड मैकडम रोड के लिए। चौथा आपका अर्दन रोड के लिए। ओके, इसके लिए है ना, ये 2% होता है, ये 2.5% होता है, ये 3% होता है, ये 4% होता है, ये 1.7% होता है, 2% होता है, ये 2.5% होता है, और ये 3% होता है। ओके, अब याद कैसे करना है इसको देखो, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे याद करना है इनको, है ना, रिलेट करना है। ये डाटा ये पुट, ये डाटा याद करना पड़ेगा आपको एडिशनली, और ये सारा डाटा ऑटोमेटिक इसकी जगह आप लोग पुट कर सकते हो। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू बोल रहा है कैम्बर की, किस केस में? थिन के केस में। तो थिन के केस में दो हो सकते हैं 2.5 या फिर 2। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन ही बोली है कि वो हैवी रेनफॉल है या फिर आपका लाइट रेनफॉल है, लेकिन उसने कंडीशन बोली है मिनिमम वैल्यू।
अब मिनिमम में मैं क्या यूज करूंगा, 2% ही तो लूंगा ना, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2% इज द राइट आंसर। अगर यहाँ हैवी रेनफॉल बोलता तो 2.5 होता है, कंडीशन नहीं बोली है लेकिन मिनिमम वैल्यू बोली है, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2% लेके चलेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी वैल्यू ऐड हुई है तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए, और लाइक हम लोगों ने 10 लाइक्स रखा है तो इसको भी आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।